गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम की। प्रतिबंधित संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट उल्फा वन ने दावा किया है कि भारतीय ड्रोन हमलों में उसके 3 कमांडर म्यांमार के अंदर मारे गए हैं। उल्फा वन के प्रवक्ता ने बयान जारी कर आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने सीमा पार उसके शिविरों को निशाना बनाकर कई एयर स्ट्राइक किए हैं। हालांकि भारतीय सेना ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि वह इस तरह की किसी कार्रवाई की पुष्टि नहीं कर सकती। यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब असम और पूर्वोत्तर में उग्रवाद फिर से चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पार ठिकानों को लेकर गंभीर चिंताओं में है। आपको बता दें कि उल्फा वन को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि इसे चीन से हथियारों की आपूर्ति होती रहती है ताकि भारतीय सीमा के अंदर आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। उल्फा वन के प्रमुख ठिकाने म्यांमार के संगाई इलाके के अंदर गहरे जंगलों में फैले हुए हैं। इनमें से प्रमुख शिविर लुंगबांग ताका में हेडक्वार्टर है, जबकि हयात बस्ती और कैंप 779 के कई ठिकाने हैं। इन शिविरों में संगठन के करीब 200 से 250 हथियारबंद कैडर सक्रिय बताए जाते हैं। म्यांमार की राजनीति अस्थिरता और कमजोरी का फायदा उठाकर ये जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। उग्रवादी संगठनों ने लंबे समय से म्यांमार की सीमा के अंदर अपनी सुरक्षित पनाहगाहें बनाए रखी हैं। उल्फा वन नागा उग्रवादी संगठन NSCN के और मणिपुर के विद्रोही गुटों के साथ ही इन शिविरों को ऑपरेट करता है। आपको बता दें कि उल्फा वन का नेतृत्व परेश बरुआ के हाथ में है, जिसे बांग्लादेश में पहले सजाए मौत सुनाई गई थी, लेकिन शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद उसकी मौत की सजा रद्द कर दी गई। इस संगठन का मकसद असम को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र असम का निर्माण कराना है। बातचीत से अलग हट चुके इस धड़े ने हथियारबंद संघर्ष का रास्ता चुना हुआ है। रिपोर्टर के अनुसार उल्फा वन हर साल असम के व्यापारियों और उद्योगपतियों से जबरन वसूली कर करीब 5-6 करोड़ की उगाही करता है। इसके अलावा संगठन नए कैडरों को प्रशिक्षण देता है, स्थानीय स्तर पर डर फैलाता है, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से कथित तौर पर परोक्ष समर्थन हासिल कर आतंक फैलाने का काम करता है। उल्फा वन ने दावा किया कि रविवार सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच नागालैंड के लोंगवा के पास म्यांमार सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पंगसाई दर्रे तक कई शिविरों पर हमला किया गया। संगठन ने दावा किया कि हमले में इस्तेमाल किए गए लगभग 150 से ज़्यादा ड्रोन इसराइल और फ्रांस में बने थे। संगठन ने कहा कि हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन मेगी उर्फ नयन असोम की मौत हो गई है और 19 अन्य घायल हो गए हैं। उल्फा आई ने बाद में एक और प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा किया कि उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम बाद में हुए मिसाइल हमले में मारे गए। उल्फा वन जैसे संगठन जंगलों में छिपकर ऑपरेट करते हैं, जिससे उनकी निगरानी उनके खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। ऐसे में म्यांमार की अस्थिरता भारतीय सुरक्षा नीति के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि उल्फा वन की ताकत अब सीमित हो गई, लेकिन इसका म्यांमार में बेस कैंप अभी भी एक्टिव है। हालांकि चीन सीधे तौर पर उल्फा वन जैसे संगठनों को समर्थन देने की बात से इनकार करता है, लेकिन बीते दशकों में ऐसे कई संकेत मिले कि बीजिंग कुछ सीमावर्ती इलाकों में इन संगठनों की गतिविधियों को जानबूझकर नज़रअंदाज करता है। कई खुफिया रिपोर्ट्स में पाया गया कि उग्रवादी कैडर म्यांमार और अरुणाचल सीमा के जरिए चीन के यूनान प्रांत में जाकर हथियार प्रशिक्षण हासिल करते हैं, हथियार लेकर वापस म्यांमार में घुस जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियार लाने के लिए ये म्यांमार के कचिन और शान इलाकों में सक्रिय विद्रोही मिलिशिया से मदद लेते हैं। ये मिलिशिया खुद चीनी हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं और उन्हीं से होकर हथियार पूर्वोत्तर उग्रवादियों तक पहुँचते हैं। म्यांमार का संगांग क्षेत्र, खासकर टांग और तिरुप जिला, भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों का गढ़ बन चुका है। आइए बात करें डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका के सहयोगी देशों से पूछा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उस स्थिति में उनकी भूमिका क्या होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ये जानना चाहता है कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच संभावित सैन्य संघर्ष का स्थिति में अमेरिका अपने प्रमुख सहयोगी जापान और ऑस्ट्रेलिया से स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसी स्थिति में उनका क्या रुख होगा। रिपोर्ट में चर्चा से परिचित लोगों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका रक्षा नीति उप सचिव एल्ब्रिज कोल्बी हाल ही में दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के इस सवाल ने ऑस्ट्रेलिया और जापान अमेरिका के दोनों सहयोगी देशों को चौंका दिया है, क्योंकि अमेरिका ने खुद अभी तक चीन के हमले की स्थिति में ताइवान की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली है। कोल्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि रक्षा विभाग राष्ट्रपति के अमेरिका फर्स्ट के सामान्य एजेंडे को लागू करने पर केंद्रित है, जिसमें प्रतिरोध को बहाल करना और ताकत के माध्यम से शांति स्थापित करना शामिल है, जिसमें सहयोगी देशों से अपना रक्षा खर्च और हमारी सामूहिक रक्षा से संबंधित अन्य प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह करना शामिल है। ताइवान को लेकर अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड ये है कि अमेरिका और ताइवान के बीच अभी भी कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं है, फिर भी अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। यह हथियार आपूर्ति ताइवान रिलेशन एक्ट के तहत की जाती है, जो ताइवान की आत्मरक्षा में मदद के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करना है।
विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल अमेरिका के इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया खुलकर अमेरिका के साथ खड़े होंगे? ताइवान लंबे समय से अमेरिका चीन के बीच विवाद के केंद्र में रहा है। जहाँ चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, वहीं अमेरिका एक चीन नीति को मान्यता देने के बावजूद ताइवान का साथ अलग अलग वैश्विक मंच पर देता रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जापान के लिए ट्रंप प्रशासन के इस सवाल का जवाब देना काफ़ी मुश्किल और चौंकाने वाला है। ऐसा इसलिए कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में खुद ट्रंप प्रशासन क्या फैसला लेगा, इसको लेकर कोई पुख्ता दावा नहीं कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन इस स्थिति में आंख मूंद कर बैठ जाएगा और चीन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। वहीं ताइवान से नज़दीकी संबंध और अमेरिका के साथ सुरक्षा संधि के बावजूद जापान लंबे समय से अपनी सैन्य भूमिका को सेल्फ डिफेंस तक सीमित रखता आया है। ताइवान पर चीन से युद्ध की स्थिति में जापान को अपने संवैधानिक सीमाओं से बाहर निकलना पड़ सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ऑकस संधि के तहत अमेरिका और ब्रिटेन के साथ रक्षा साझेदारी में शामिल है, लेकिन ताइवान पर खुला सैन्य हस्तक्षेप अभी तक उसकी नीति में शामिल नहीं है। इन देशों के लिए स्थिति मुश्किल और भी इसलिए है क्योंकि अमेरिका तो फिर भी चीन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से चीन की रेंज में है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पूछना है कि सहयोगी देश क्या करेंगे, चीन को एक कड़ा संदेश भेज सकता है। लेकिन अगर टोक्यो और कैनबरा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट बने रहते हैं तो वह चीन को यह संकेत भी दे सकता है कि अमेरिका वास्तव में अकेला पड़ सकता है। ऐसे में ये डोनाल्ड प्रशासन को का ये सवाल बचकाना है और चीन की ही मदद करने वाला है। वही बात अगर भारत की भी करे तो भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार जरूर है, लेकिन किसी सीधे सैन्य गठबंधन में नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने भारत से ऐसा सवाल पूछा भी नहीं है। लेकिन अगर युद्ध छिड़ता है तो अमेरिका भारत से साफ समर्थन या चीन विरोधी रुख की उम्मीद जरूर करेगा और भारत पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष में ट्रंप प्रशासन की भूमिका ने भारत के सामने तस्वीर साफ कर दी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ताइवान पर चीन के हमले की स्थिति में भारत बैठकर तमाशा देखेगा और भारत किसी भी हाल में किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं होगा। आइए हम बात करें भारत पाकिस्तान के टकराव की। भारत के साथ बीती मई में 4 दिनों तक चले सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने युद्ध विराम की गुहार लगाई थी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थित एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट PCI की रिपोर्ट में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO ने ही भारतीय संपर्क से संपर्क किया था। इसने डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को खारिज कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के दौरान ट्रंप की मध्यस्थता की कोशिश से अमेरिका की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का पहुंचा है। दक्षिण एशिया को नया आकार देने वाले 16 घंटे शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले यह दावा करती है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति को ट्रंप के मध्यस्थता प्रयास ने नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान से एक तरह व्यवहार किया और कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की। इस रुख ने क्षेत्रीय स्थिरता के रूप में चीन की भूमिका को बढ़ाया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखने में विफल रहा है। रिपोर्ट में अमेरिका और नाटो को अप्रत्यक्ष रूप से चीनी हथियारों की धमकी दी गई है। कहा गया कि अमेरिका और नाटो को चीन के साथ तकनीकी अंतर के बारे में अपनी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली चीनी सैन्य प्रणालियाँ पश्चिम तकनीकों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें अमेरिका का अपने सहयोगी भारत का समर्थन करने के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप का एक्स पर मध्यस्थता करने की घोषणा करने को एक कूटनीतिक चूक बताया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान की प्रशंसा करके कश्मीर में मध्यस्थता की पेशकश करके अमेरिका ने अनजाने में पाकिस्तान के प्रमुख समर्थक चीन का प्रभाव बढ़ा दिया है। इसने ट्रंप की वैश्विक नेता के रूप में छवि को कमजोर किया है। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने अपने भारतीय समकक्ष से सीधे सैन्य स्तरीय संवाद के लिए संपर्क किया था। हालांकि ये रिपोर्ट इस्लामाबाद में लोगों को नाराज कर सकती, लेकिन इसने साफ कर दिया कि युद्ध विराम की मांग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। शायद पाकिस्तान ने भारतीय हमले में भारतीय नुकसान के चलते यह फैसला लेने को मंजूर हुआ। ये रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर में तीसरे पक्ष की भागीदारी न होने के भारतीय बयान को और मजबूत करती है। भारत ने बार बार मध्यस्थता के दावों का खंडन किया है और कहा कि युद्ध विराम के लिए पहल पाकिस्तान ने की थी। आइए बात करें अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए यूरोपीय संघ EU और मैक्सिको पर 30% टैरिफ आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। यह शुल्क अगले महीने की पहली तारीख 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ट्रंप इस फैसले से अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि EU और मैक्सिको अमेरिका के 2 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार माने जाते हैं। ट्रंप ने यह घोषणा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 अलग अलग चिट्ठियों के माध्यम से की, एक मैक्सिकन राष्ट्रपति की ओर और दूसरी यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को लिखी थी। ट्रंप ने माना कि मैक्सिको ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों और फेंटानिल जैसे नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने में कुछ हद तक मदद की है। लेकिन ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको उत्तर अमेरिका को नार्को ट्रैफिकिंग का प्लेग्राउंड बनने से रोकने में नाकाम रहा है, इसलिए अब 30% टैरिफ लगाना जरूरी हो गया है। उन्हें EU पर आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ उनका व्यापार संतुलन पूरी तरह एक तरफा है
अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। ट्रंप ने कहा, हमारे पास वर्षों से बातचीत का समय था, लेकिन यूरोपीय संघ की टैरिफ और गैर टैरिफ नीतियों ने व्यापार में असमानता को बढ़ाया है। अब समय आ गया कि अमेरिका इन नीतियों से बाहर निकले। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम को वैश्विक व्यापार व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देश अब तक मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत के तहत एक समान टैरिफ नीति अपनाते थे, यानी किसी भी एक देश से ज़्यादा शुल्क नहीं लिया जा सकता जब तक सभी से समान व्यवहार हो। लेकिन ट्रंप इस परंपरा को तोड़ते हुए चुनिंदा देशों पर अलग अलग टैरिफ लगा रहे हैं, चाहे वो मित्र देश हो या प्रतिद्वंदी। ट्रंप ने अब तक 24 देशों 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ पर टैरिफ की घोषणा की है। इसमें चीन, भारत, ब्राज़ील, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे प्रमुख देश भी शामिल हैं। ट्रंप का कहना है कि इन टैरिफ से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दोबारा मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि दशकों से अमेरिका को अन्य देशों की तरफ से लूटा गया है। ट्रंप मानते हैं कि पारस्परिक व्यापार की नीति अपनाकर ही अमेरिका अपने उद्योगों, किसानों और श्रमिकों की रक्षा कर सकता है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.